अब वीर सावरकर को पढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या उन मुगलों को पढ़ाएं जिन मुगलों ने हमारे यहाँ के भारतीय सनातनी महिलाओं को ले जाकर निवस्त्र कर काबुल में बेच दिया? उन मुगलों के बारे में जो है आप थोड़ा सा कान खोलिए और मुंह कम चलाएं तो लोगों ने रातों में पेट्रोल डलवाने के लाशें चलवा मंत्री के बेशर्मी से सदन में बयान देते हैं कि प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन नहीं हुई। सिटी क्या हूँ, रोड पे पकौड़ा बेचूंगा, आप कहोगे रोजगार है मेरे पास। यार सरकार में वो आए तो छात्रों के ऊपर लठ बजा रहे हैं और बेरोजगारी 4.9 तक पहुँचा दे रहे हैं। एजुकेशन कमीशन के रिजल्ट में धांधली हुई तो उनके खिलाफ कौन बैठा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैठी। इसमें भी गणतंत्र दिवस के दिन क्या है, मार के लाठी छात्रों को तोड़ दिया, अस्पताल में भर्ती किया, यही काम किया। परिषद के कार्यकर्ता की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लग रही है भाजपा प्रत्याशियों के साथ। पहली बात, हम एबीपी का इतिहास जानने नहीं आए हैं। दूसरी बात, ये हमारे प्रोफेसर नहीं है जो हमारा ज्ञान बढ़ाने आए। सुनने का भी पेशेंस रखिए, यही तो देखिए, यही तो समाजवादी सोच है कि सुनने का भी पेशेंस नहीं होता है इनके पास। ये सामने द्वार देख रहे हैं, ये है भावराव देवरस द्वार, लखनऊ विश्वविद्यालय, गेट नंबर 1, द्वार संख्या 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 रणभेरी बच चुकी है, मैदान सज चुका है और हर पार्टी ने अपने योद्धा तैयार कर लिए हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय पे खड़े हैं, हमारे साथ कई सारे संगठन के, कुछ पार्टी विशेष। अगर इन शॉर्ट बात करें तो ये सब छात्र हैं और युवा हैं। वो युवा जो वायु को अगर उल्टा कर दे, जो लोग हिंदी को जानते होंगे, वायु को अगर उल्टा लिख दें तो युवा बनता है। वो युवा है जो राजनीति बदल दे, सत्ता बदल दे। लखनऊ विश्वविद्यालय, अगर भारत की राजनीति पर कोई पुस्तक लिखी जाएगी तो सबसे बड़ा अध्याय होगा उत्तर प्रदेश का, और सबसे अधिक पन्ने होंगे तो वो होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय नाम के। ये वो राजनीति क्षेत्र है, ये वो मैदान है, वो ये यूनिवर्सिटी है जिसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री समेत कई सारे मंत्री और कई सारे नेता इस भारत भूमि को दिए हैं। ज्यादा भूमिका बांधते हुए नहीं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग रोड के किनारे आ जाए, आने जाने वालों को मौका दें और हम लोग शुरू करते हैं अपना मुद्दा। हमारा जो पहला मुद्दा होगा, क्योंकि हम लोग शिक्षा की भूमि में खड़े हैं, तो शिक्षा का मुद्दा होगा। अब हम कांग्रेस के टाइम से लेके, क्योंकि ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का कि किसी ने, कांग्रेस आखिरी पार्टी थी जिसके नेता थे जिन्होंने अपना कार्यकाल दोहराया था, उसके बाद आज तक कोई भी ये उपलब्धि हासिल करने वाला पार्टी नहीं बन पाया है। क्या योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ये कारनामा कर पाएगी कि इस बार कोई और पार्टी उनको किनारे करके उत्तर प्रदेश की सीट पर बैठ पाएगी? सबसे पहला प्रश्न शिक्षा के क्षेत्र पे। शिक्षा के क्षेत्र, भाई साहब आपका नाम? अतुल यादव। अतुल यादव जी, ये बताइए क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने कुछ कार्य किया? कुछ भी कार्य नहीं किया। कुछ भी कार्य नहीं किया। तो किस सरकार, आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं अपना? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए, जैसे कि सबसे पहली बात विश्वविद्यालय की व्यवस्था को उन्होंने सुधारा, विश्वविद्यालय को फंडिंग दी गई। हाँ। जहाँ पे जितनी भी जरूरतें थी अर्थव्यवस्था को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, पढ़ाइयों के लिए जितनी भी लैब में जरूरतें थी सारी समाजवादी सरकार में फंड से प्रोवाइड कराई गई। दूसरा, गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप टाइम पे मिलती थी उस टाइम पे, और इस बार नहीं मिल रही, टाइम नहीं मिल रही है। क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि टाइम पे नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को, इस पे क्या आपका जो है पलटवार है? मेरा कहना है कि इस समय में अब यार वर्तमान की अगर दृष्टि देखें तो जितने भी अपने छात्र हैं, ना सिर्फ उनको छात्रवृत्ति समय पर मिल रही है बल्कि उनके परीक्षाएं समय पर हो रही है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए ना कि कहाँ नहीं मिल रही है। इसके साथ ही साथ कहाँ नहीं मिल रही भैया? कैंपस में आज विश्वविद्यालय बंद है, रविवार है, अब विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस छुट्टी चल रही है। जिस समय विश्वविद्यालय खुला उसमें आके विश्वविद्यालय के नॉर्मल छात्रों से आप बात कर लीजिए कि कितने छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही, कितनों को नहीं मिल रही। आपका ये आरोप है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। आप बताइए, आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी 2012 से 17 रहती, ठीक कह रहे हैं? उस टाइम पे क्या किया गया था छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में? छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पहले तकनीकी रूप से विकास करने के लिए छात्रों को लैपटॉप, 18 लाख लैपटॉप पूरे प्रदेश में बांटा गया। विश्वविद्यालयों में फंडिंग के द्वारा जितने भी गरीब छात्र थे उनको स्कॉलरशिप दी गई और नई नई स्कॉलरशिप स्कीम भी शुरू की गई थी। शोध छात्रों के लिए ये वीडियो बन रही भैया, आप ही लोग को मिलेगा, चिंता ना करिए, आप लोग बात बताइए। हाँ, शोध छात्रों के विकास के लिए उनको शोध के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। बताइए कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के पूरे कार्यकाल में, आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1990 आसपास होगी, तो उससे पहले से जितना आपको मालूम होगा अभी, किस पार्टी ने महिला की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है, और अगर नहीं दिया है तो क्या ध्यान देना चाहिए? वो बिंदु क्या होंगे, मानक क्या होंगे?
देखिए, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहले तो बहुत से यहाँ पर जो बाहर के रीजन थे जिनसे लखनऊ कनेक्टेड था, उनसे बसेस आती जाती थी जिससे महिलाओं को आने की सुविधा थी। ऐसे कई एरियाज से जो सरकारी बसेस थी अब वो आना रुक गई हैं, जिस कारण महिलाओं को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से। नाम बताइए। सदफ तस्नीम। नहीं, अपना नहीं, किस रास्ते से, कौन रास्ते? मलिहाबाद रूट की बस रुक गई है। मलिहाबाद रूट से जितनी भी बसेस आती थी उसमें से प्राइवेट आ रही है, सरकारी रोडवेज की जो बसेस होती थी वो रुक गई हैं, जिस कारण बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। और पहले मलिहाबाद से बस आती थी कैसरबाग बस अड्डे तक, अब यहाँ तक नहीं आती है। मलिहाबाद से बस आती है कोने सिरों तक, कोनों सिरे मतलब चौक तक। बस अड्डा विश्वविद्यालय से काफी करीब है, तो यहाँ तक पहुंचने में लड़कियों को आसानी होती थी, सुविधा होती थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं लड़कियों और लड़कों की हॉस्टल की टाइमिंग अलग अलग है। रेप घटनाओं में जो अधिकतर अपराधी होते हैं, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि लड़कों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस नहीं होते हैं, लेकिन रेप घटनाओं में अधिकतर अपराधी लड़के होते हैं। उसके बाद लड़कों के हॉस्टल की टाइमिंग अधिक क्यों है, लड़कियों के हॉस्टल की टाइमिंग का 7 बजे क्यों है, लड़कों के हॉस्टल की टाइमिंग 8 बजे क्यों है? यदि 7 बजे टाइमिंग होनी चाहिए तो दोनों की होनी चाहिए, दोनों के लिए दिशा निर्देश एक बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही छात्र की हैसियत से यहाँ पर हैं। और अगर 8 बजे होनी चाहिए तो भी दोनों के लिए ही होनी चाहिए। कि इस आरोप पर कोई एबीवीपी का पलटवार? बिल्कुल, इन्होंने जिस तरीके से, जितने आसानी से कह दिया कि ये जो छात्र है उनकी टाइमिंग 8 बजे है, तो वो पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि इनकी सोच को दर्शाता है, ये उसी राजस्थान की सोच को दर्शाता है, ये उसी अलवर की घटना को दर्शाता है, ये उसी श्री गंगानगर की घटना को दर्शाता है, जिसमें राजस्थान की इनकी कांग्रेस सरकार ने जिधर इनकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ घटनाओं को और आरोपियों को प्रश्रय दिया, बल्कि उनका समर्थन किया, उनका बचाव किया। ये उसी सोच को दर्शाता है। आप बात करते हो कि आप छात्रों पे रेपिस्ट होने का आरोप लगा देते हो, ये कैसी सोच है? एक तरफ विद्यार्थी परिषद और भाजपा विश्वविद्यालयों में हर डिपार्टमेंट में, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में घुस के मिशन शक्ति चला रही है। प्रोफेसरों को इन्वॉल्व करके मिशन शक्ति चला के महिलाओं को विकास करने का, महिलाओं को आगे लाने का बात कर रही है। और हॉस्टलों में लड़कियों को 7 बजे निकलने नहीं दिया जाता। कितनी लड़कियां यहाँ वीसी के सामने रोती रह गई कि उनकी कोचिंग 9 बजे खत्म होती है। बाप 2.5 लाख रुपए फीस जमा किए हुए बच्चियां कोचिंग करने का परमिशन नहीं पाई, उनको कोचिंग से निकाल दिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया। कैलाश छात्रावास का ही मुद्दा है। और मिशन शक्ति चलाने की ये बात करते हैं, और महिला छात्रावासों में वार्निंग दी जाती है कि महिला छात्रावास के अंदर लड़कियां आई जहाँ पे हैं कि लड़कियों को शॉर्ट पहन के कमरे से बाहर आने की परमिशन नहीं है, नोटिस लगाई गई थी। किस हिसाब से बात करते हैं? कपड़ा पहनने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, बाकी आप क्या कहेंगे? जी, कपड़े पहनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और अगर हम केवल खड़े होकर सांस ले रहे हैं उसकी स्वतंत्रता नहीं है, तो ये बाध्यता है हमारे ऊपर। ये बहुत दूर चले जाते हैं, 650 किलोमीटर दूर ये राजस्थान पहुंच गए, लेकिन हम केवल 7 किलोमीटर दूर इनको उन्नाव की घटना याद दिलाना चाहेंगे। और उससे भी कम दूरी पर हम बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष नैमिषारण्य एक ट्रिप गई थी, स्टूडेंट की एजुकेशन ट्रिप थी, वो एकल छात्र परिषद ले गया था, और छात्राओं को आने में केवल 7:30 बज गए थे, तो तिलक गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट ने उनको अंदर नहीं दिया था। और एकल छात्र परिषद के ये जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी ये वेरीफाई कर सकते हैं, दुर्गेश त्रिपाठी जी से भी। सर्वप्रथम मैं तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा लोगों को, शायद यहाँ पर जागरूक युवा हमारे मध्य में उपस्थित हैं, लेकिन थोड़ी लगता है जागरूकता में कमी है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुन लीजिए, सुनने का भी धैर्य रखिए, सुनने का भी पेशेंस रखिए। यही तो देखिए, यही तो समाजवादी सोच है कि सुनने का भी पेशेंस नहीं होता है इनके पास। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में हमारी स्थापना हुई। हम भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दशकों बाद हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के अभियानों के साथ हमारे अभियानों को ना जोड़ा जाए, क्योंकि आप जागरूक छात्र हैं। पहली बात हम एबीवीपी का इतिहास जानने नहीं आए हैं। दूसरी बात, ये हमारे प्रोफेसर नहीं है जो हमारा ज्ञान बढ़ाने आए। तीसरी बात यह है कि जो भाजपा की गलत नीतियां हैं, आप हमारे साथ उनका विरोध कीजिए, हम उनके साथ आपको नहीं जोड़ेंगे। अभी इलाहाबाद के अंदर छात्रों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया, बिहार के अंदर पीटा गया, कमरों में घुस करके आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़ करके पीटा।
उसके बाद संगीन धाराओं में उनको जेल में डालने की कोशिश करी गई। कितने एबीवीपी के लोग बाहर निकल करके आप अगर बिहार में कोई संगठन सड़कों पर है तो वो अभावित है। और ये प्रयागराज की बात करते हैं, लोक कल्याण देखिए एक बात से बता दूं, हाव हल्ला अगर करेंगे, हाव हल्ला करेंगे तो ना आप अपनी बात रख पाएंगे, ना आप अपनी बात रख पाएंगे। हम सब देश के युवा हैं, सुनिए, हमारे कैमरामैन भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। तो चिल्ला के जो है ना पत्रकारिता होती है और चिल्ला के सिर्फ उन्माद फैलता है। आप अपनी बात रखिए, उसका पलटवार ये करेंगे। अगर इनके बिंदु सही होंगे दर्शक डिसाइड कर लेगी। आप लोग चिल्लाएंगे तो सिर्फ हाव हल्ला होगा। अरे तो बीजेपी, वो तो खुल कह रहे बीजेपी की, हमारा बीजेपी विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता की, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लग रही है भाजपा प्रत्याशियों के साथ। और किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि भाजपा का सक्षम है? विरोध की बात कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने अभियान लिया है कि हम हर घर में जाएंगे और उनके मतदान को उनको प्रेरित करेंगे। हमने कहीं ये नहीं कहा कि मतदान हो। आप इसका एक भी प्रूफ दिखा दीजिए कि विद्यार्थी परिषद ने किसी भाजपा के मतदान के लिए जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा एबीवीपी के ऊपर। ये आरएसएस के छात्र संगठन है, आरएसएस से निकले। देखिए होता क्या है, जब एक पेड़ है जो आरएसएस है वो उस पेड़ की जड़ है। अब उससे अगर कोई शाखाएं निकल रही हैं तो उससे बीजेपी भी निकली है, उससे ये भी निकले हैं। तो ये करेंगे तो बीजेपी की बढ़ाई ही ना, ये उनके कार्यक्रमों की विरोध नहीं कहा, ये मतदान जागरूकता पे काम कर रहे हैं भाजपा के पंपलेट के साथ। भाजपा के इन्होंने कहा आपने प्रहार किया, आपके पास प्रमाण हो तो दिखाइए। बहुत सारे प्रमाण है। आपका भी सवाल था, अपने सवाल पे आइए कि शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा ने क्या किया। हम बता रहे हैं इन्होंने किया क्या, शिक्षा और चिकित्सा दोनों के क्षेत्र में। अभी गणतंत्र दिवस के दिन किया, मार के लाठी छात्रों को तोड़ दिया, अस्पताल में भर्ती किया, यही काम किया। शिक्षा और चिकित्सा दोनों साथ में थे। जब हायर एजुकेशन कमीशन के रिजल्ट्स में धांधली हुई तो उनके खिलाफ कौन बैठा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैठी और 60 दिन सुनने का जारी रखिए, सुनने का जारी रखिए। भारतीय विद्यार्थी परिषद कहाँ थी उस समय? हम लोगों ने प्रोटेस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर किया, कहाँ थे आप लोग? 12 दिन तक छात्र ट्विटर पर ट्वीट करते रहे। अगला सवाल विश्वविद्यालय के फीस वृद्धि के मामले पे जब सारे छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ धरना दे रहे होते हैं, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाके कुलपति के साथ मिठाई खाते हैं। जब विश्वविद्यालय की काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ाई जाती है, सैकड़ों छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो विद्यार्थी परिषद के छात्र जाके ज्ञापन देते हैं। घनश्याम सही है, एबीवीपी के नहीं है क्या? ये राजशेखर एबीवीपी का नहीं है क्या? ये योगी के साथ क्या कर रहा है? योगी जी क्या हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री नहीं मैं सिर्फ इससे यही कहूंगा कि भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह बदनसीबी है कि एक दूसरे से पीछा छुड़ा रहे हैं। इनकी इतनी छात्र नौजवान विरोधी नीतियां रही, इतना दमन रोजगार। अगला प्रश्न रोजगार के मुद्दे पे। हाँ आप बताइए। ये एबीवीपी और छात्र सभा का इलेक्शन नहीं है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो मुद्दे थे उन्हीं पर रहा जाए। एबीवीपी कुछ नहीं, छात्र सभा कुछ नहीं, एनएसयूआई कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्र भारत और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप युवा है, एक मिनट मैम, आप युवा है, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हमने बना दिया, राष्ट्र प्रदेश बना दिया, आप शिक्षा के क्षेत्र पे क्या कदम उठाएंगे? जी सबसे पहले तो हम जितनी भी वैकेंसीज खाली हुई है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन चीज ये करेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसको खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं शिक्षा, इसका शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो सिलेबस है जो हम लोगों को अभी तक पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, अब ये सिलेबस में कुछ अपनी ऐसी चीजें ऐड कर रहे हैं जो हमारे जिनका कोई आजादी में योगदान नहीं रहा है, जिनका भारतीय इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा है, उनको ये ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे ये अभी वीर सावरकर को ऐड करेंगे, जिनको ये वीर कहते हैं, ठीक है, ये सावरकर को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आज मैं कब कौन चाचा उनके, उन्होंने 6 पत्र लिखे हैं आज तक,
जेल में उन्होंने बातें की है कि वो उनके साथ जितने जेल में लोग थे उनको महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है। महात्मा गांधी जिंदाबाद। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में मित्र धैर्य रखिए, नई शिक्षा सवाल था, फिर राजनीतिक मुद्दे पे जा रहे हैं। रही नई शिक्षा नीति, आपने बुराई बताई कि उसमें ऐसे एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं जिससे कि शिक्षा की नई शिक्षा पॉलिसी की जो है जब बेचना बंद करेंगे तब ना। देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में न सिर्फ एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं बल्कि इसमें क्या किया जा रहा है, शिक्षा का जो निजीकरण करने के बाद फीस वृद्धि बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अब जो क्या नाम है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के आप बताइए कि एडवांटेजेस क्या हैं? नई शिक्षा नीति के एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये ना सिर्फ थ्योरी पे बल्कि प्रैक्टिकलिटी पे भी फोकस करती है। ये शिक्षा नीति आपको एक स्ट्रीम में बाध्य रखने के लिए मजबूर नहीं करती है। ये शिक्षा नीति आपको अवसर देती है कि अगर आपको म्यूजिक की पढ़ाई करनी है तो आप म्यूजिक की फील्ड में कम एज से इंटर्नशिप कर सके, म्यूजिक के बारे में जान सके। अगर आज के बारे में ये नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, जब HEC का रिजल्ट गड़बड़ आता है तो 60 दिनों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खाने कितने बच्चे जानकार हैं? मेजर माइनर में अभी तक लड़के परेशान है। भारतीय संविधान की मेजर क्या है, माइनर क्या है, अभी तक की पढ़ाई को हटा के नगपुरिया कानून और नगपुरिया इतिहास पढ़ाना चाहिए। उसके बाद नई शिक्षा नीति कन्नौज और मैनपुरी में लिखा गया इतिहास है, उसके अलावा सारा इतिहास नहीं है। अब वीर सावरकर को पढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या उन मुगलों को पढ़ाएं जिन मुगलों ने हमारे यहाँ के भारतीय सनातनी महिलाओं को ले जाकर निवस्त्र कर काबुल में भेज दिया? उन मुगलों के बारे में मेरे अपने आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी थी वो 2.4 थी, जो योगी सरकार ने 22 में आते आते 4.9 हो गई, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा। ये मेरे नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, योगी आदित्यनाथ जी के आंकड़े हैं। और वो ये कह रहे हैं, और वो आए थे 70 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने के वादे करके, और जब सरकार में वो आए तो छात्रों के ऊपर लठ बजा रहे हैं और बेरोजगारी 4.9 तक पहुंचा दे रहे हैं। ये इनकी हकीकत है और ये इनकी कथनियों करनी है। देखिए, आपने आज स्टूडेंट सवाल पूछा था कि रोजगारी दर किसमें कितना था, तो हम वैसे तो देखिए यहाँ पे हकीकत बता दें, रोजगारी दर सबसे कम मायावती जी में था, उसके बाद अखिलेश जी में था, और योगी जी में तो आपको बेरोजगारी दर की स्थिति पता ही होगी कि किस स्थिति में है। MSME लगभग पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। 2 इकोनॉमिक बिजनेस समिट हुई थी उत्तर प्रदेश में, कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं ये उसका डेटा दे दें। 4.5 लाख एक डेटा मैं दूं आपको। जी बताइए। यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में आप जानती होंगी, ठीक है? यूनिकॉर्न कंपनी में अगर बात करें तो 44 कंपनीज पहले थी। इस साल खाली 2020-21 की बात करें तो 40 यूनिकॉर्न कंपनी डेवलप हुई हैं। मीशो जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने। जी, मीशो ऐप के बारे में हमें जानकारी है। इसमें क्या सरकार को और देश को आप एक प्लस पॉइंट देना चाहेंगी? आपने रोजगारी की बात की थी, तो ये तो रोजगार है, डेवलप हो रहा है। रोजगार की बात करते हैं। रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार की परिभाषा क्या है आपके मानने से? इंडिया की 50% रोजगार की परिभाषा बताइए पहले। लोगों के पास आय का साधन होना। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं रोजगार हूँ कि बेरोजगार? रोजगार मैंने कहा था, देखिए बहुत बढ़िया बात, वो लॉजिकल बात है। हाँ, अगर आपको इस वीडियो बनाने से आपकी ये वीडियो मोनेटाइज्ड है, इससे आय का साधन है, तो आपके पास रोजगार है, और यदि नहीं है तो आपके पास रोजगार नहीं है। बताइए, जो मीशो कंपनी और तमाम यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, क्या उससे रोजगार डेवलप हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। अब हम रोजगार का एक और डेटा आपको देना चाहेंगे। भारत की 50% जनसंख्या किस सेक्टर में इन्वॉल्व है? आप बताइए। कृषि क्षेत्र में। जी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था कि 2022 तक, आज 2022 को 31 जनवरी है, 31 दिन बीत चुके हैं, किसानों की आय दोगुनी होगी। 2017-18 का हम आपको डेटा दे रहे हैं। 2018-19 का डेटा है, 27 रुपए प्रतिदिन आय थी किसानों की, जो कि मनरेगा के कर्मचारियों से भी कम है। तो ये कौन से मानक है? ये एक ऐसा मानक है जिसपे अगर हम, सुनिए, आप ये डेटा सर्च
कर लीजिएगा। उसी आयोग में बसपा 2007 से 12 भैया 2007 से 12 बसपा की मायावती मुख्यमंत्री रहती है। आयोग के आंकड़े, पन्नों के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, हकीकत में तो कोई नहीं बता। आंकड़ा रिलीज किया और 2021 में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। अभी जो आप रोजगार की बात कर रहे थे, क्या आप ये काम कर रहे हैं बेरोजगारी बढ़ने की? और क्या क्या हो सकती है? बेरोजगारी कैसे और बात कर लेते ना। आधा सुसाइड भी अटेम्प्ट बेरोजगारी की वजह से 2021 में ही किए गए। कंपनियों की बात करिए और कहा वो कंपनी आए, लोगों को रोजगार मिल गया, ये आप बोल रहे ना। फिर आपको बताएगा कि जैसे ये आप काम कर रहे हैं, इससे आपको पैसे मिल रहे तो उसको ये मान लिया जाएगा कि आपका रोजगार है। मैं कह रहा हूँ योग्यता के अनुसार नहीं, जो मैं पीएचडी किया हूँ, रोड पे पकौड़ा बेचूंगा, आप कहोगे रोजगार है मेरे पास? शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएंगे योग्यता के अनुसार पे। देखिए एक पर्सनल अपील है मेरी, आप लोग माइक ना पकड़िएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ योग्यता के अनुसार पर कितने युवाओं को मैंने अभी आपको सरकारी आंकड़े दिखाए ना, 2.1 से 4.9 पहुंच गए बेरोजगारी दर बढ़ गई। ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद आए थे, ठीक है, उन पदों पे 6,000 रुपए के वेतन पे 1 साल के लिए लोगों को रखा जा रहा है और इसको ये रोजगार कहते हैं। इसको भी 4.5 लाख में ये गिनते हैं, ठीक है। ये रोजगार है। ये तो 70 लाख का वादा करके आए थे ना, 70 में भी ये 4.5 ही लाख गिना पाए, वो भी संविदा कर्मचारियों को मनरेगा को लेके 4.5 देता था। तो किस हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, पहले 2 वीडियो हम बता चुके हैं। 4.5 लाख का मैम ने भी बोला कि आंकड़े हैं, जिसके देखिए धरातल पे किसको मिला क्या नहीं मिला। आप अगर हमारी जमावाड़ सीरीज की दूसरी वीडियो उठा के देखेंगे तो कुछ हमें पुलिस के युवा मिले थे जिन्होंने खुद ये ऑन कैमरा बोला था कि हाँ मुझे रोजगार मिला है, मैं फला ये है। तो ठीक है, एक मिनट, अब अगर कंप्यूटर तो 91 लाख रोजगार। देखिए अखिलेश यादव आपने तो एक रोजगार कुछ की बात कर रहे हैं, कुछ में 1-2 भी आता है, ये कैसे कह सकते हैं? कौन की आपने बात की थी? तो हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आप क्या एक कंपनी की सक्सेस को बाकी सारी क्षेत्रों की 44 कंपनीज हुई नहीं, एक फील्ड है, उसी एक कंपनी की 40 कंपनीज आज है, उसके अंतर्गत इतनी कंपनीज आती थी। आपने बीच में एग्जाम्पल दिया। आपने देखा 2020 में किस प्रकार से ग्लोबल पैंडेमिक, अगर आप अर्थ जानते हैं ग्लोबल पैंडेमिक का अगर मैम आप अर्थ जानती हैं 2008-9 में वर्ल्ड आपको नहीं रिसेशन का पता है, मुझे रिसेशन का पता है। आपको हकीकत नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ ना। और सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनो, आया सुनो मेरी बात। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष केंद्र ने कहा था देने के लिए, 70 लाख नौकरियां राज्य में कहा था देने के लिए। उसके बाद मैं इन्हीं के आंकड़े इनको दिखा रहा हूँ कि 2.1 से 4.9 पहुंच गई बेरोजगारी डेटा, उसके बाद भी बेशर्मी दिखा रहे हैं। मैं एक सेकंड अगर हम 2009 की बात की, 2009 के रिसेशन की बात की, 8 तक की बेरोजगारी दर थी, आप उस पर बात नहीं करेंगे। फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं करेंगे कि आज की दर कैसे रहती है, आप बात नहीं कभी बताइए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बताइए, मैं बताता हूँ। काल्पनिक बातें कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। नहीं आप मुझे बताइए, पहले अभी ये कह रहे थे कि मैं भाजपा का नहीं हूँ, ठीक है। अब आप इसकी असलियत देखिए, अब आप देखिए ये कैसे समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि बेरोजगारी दर निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैं नहीं जानता, मैं देश का समर्थक हूँ। पहले नगपुरिया ऑफिस से तिरंगा फहरा है, पुड़िया में झंडा फहराने से आपको रोजगार मिल जाएगा? आप बार-बार मुद्दे पर बोल रहे हैं, झंडा फहराने की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब तक ये देश के संविधान को नहीं मानेंगे, कल्याणकारी राज्य को नहीं मानेंगे, और जब तक कल्याणकारी राज्य को नहीं मानेंगे तब तक रोजगार बिजली और पानी और किसी में काम नहीं करेंगे। मैं हाँ पैंडेमिक की ग्लोबल पैंडेमिक आया पूरे दुनिया में, मैडम सनफ जी सुन लीजिए, पूरे दुनिया में जब ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। ग्लोबल पैंडेमिक इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ग्लोबल पैंडेमिक इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ऐप हम बढ़ जाती है, उनकी संपत्ति बढ़ जाती है, अडानी अंबानी की इनकम बढ़ जाती है, लेकिन आम गरीब आदमी के लिए मोदी आपदा में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी भी बन जाती है। ऑक्सीजन के बिना प्रदेश में बच्चे तड़पते हुए मर गए और इन्हीं का मंत्री बना की मौत उसके बाद
यूपी सबसे ज्यादा बड़ा था जहाँ पर आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों की, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना में क्या लगता है प्रदेश सरकार में महामारी? सवाल सुन लीजिए, प्रदेश का कार्यकाल कोरोना के टाइम पे कैसा रहा? सबसे नाकाम कार्यकाल रहा। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला है, लोगों को इंजेक्शन तक नहीं प्रोवाइड की गई है, तो हम कैसे कहते कि स्वास्थ्य अच्छा था? और जयप्रकाश सिंह मंत्री इनके बेशर्मी से सदन में बयान देते हैं कि प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। नहीं हुई है, नहीं हुई है। पश्चिम का कोविड से मरा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब एडमिट थे। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने लिए एडवांस में बेड बुक कराया हुआ था। WHO के आंकड़े हैं, ट्रिपल टी मॉडल पे यूपी की सराहना करी गई। क्या ट्रिपल टी मॉडल जो था, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक। हमने हकीकत देखी है, ठीक है, सराहना की बात अलग है। हमने ये हकीकत देखी है कि जब कोविड हुआ तो लोगों को इंजेक्शन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिले, और जब वो मर गए तो वो शमशान घाट पे लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, उनको लकड़ी नहीं मिली, गंगा किनारे उनको दफनाना पड़ा, और उनके कफन भाई साहब कफन को कुत्ते लौट रहे थे। इन लोगों ने रातों में पेट्रोल डलवा करके लाशें जलवा दी है। क्या आपने जीवन में कभी कल्पना की थी महामारी हमारे देश तारीफ करने को कोई भी करता रहे? हमने गंगा में तैरती हुई लाशें देखी है भाई साहब। अरे क्या बात कर रहे हैं के घर के लोग मरे हैं, पूछिए। और लाशों की बात करते हैं। इस देश में अगर कोविड टीकाकरण इसे अगर कराया है तो इस सरकार ने कराया, उसके बाद ऑक्सीजन की पोलियो का मामला कोई पहली बार ये महामारी नहीं आई है। इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी टीकाकरण मुफ्त में कराया। तो आंकड़ों की बात करते हैं, बिल्कुल। ये महामारी देश में कितने राज्य, आपसे पूछते हैं, एक छोटा सा बस कर लीजिएगा पूरा। मेरे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य में। सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप होमवर्क करके आप आए, आप ये बताइए वहाँ पे केसेस कितने थे? कितने? एक मिनट, वही बात कर रहा हूँ ना। अरे बोलने दो भाई ना, बोलने दो। क्यों आप अभी आप बताइए। ये कैसे दौर सामने आने लगे हैं? कल तक ये चिल्लाते थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, आज चिल्लाने लगे हैं, गाते गाते ये चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस बात करते हैं, तो सवाल हमारा है कोरोना काल में शहरों की स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। आपने ट्रिपल टी की बात की थी, टेस्ट, मास टेस्टिंग किसकी हुई, डोर टू डोर टेस्टिंग किसकी हुई, ट्रेसिंग की आपने बात की थी, कितने ट्रेसेस निकले, कितने डिबेट चले टीवी पर, ट्रीटमेंट की आपने बात की थी, वैक्सीनेशन, एक्सपोर्ट्स किस टाइम पर हुए इंडिया में आपको पता होगा? जनवरी 2021 के टाइम पे अमेरिका में इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करी थी वैक्सीन, जब उसकी जनता को पहली डोज भी नहीं लगी थी वैक्सीनेशन की, तब यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे थे। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, आपको मौका बराबर मिलेगा। आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा, 30 मिनट आप ही की होगी, लेकिन फिर भी 3 मिनट की वो भारी होगी, क्योंकि आप घर व्याकुलता लेकर जाएंगे। सबको बराबर मौका मिलेगा। ये बेचैनी आप घर भी लेकर जाएंगे। जब माइक आपके पास आएगा तो सिर्फ आपकी आवाज आएगी, आप बोलने का अवसर तो दे। तो बात करेंगे, आपने केरला की बात की थी। आप जो आपके सवाल है एग्जैक्टली ग्राउंड पर रहेंगे, लाइन पर रहेंगे। केरला में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? आप बताइए, आप बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा है या कम है? उत्तर प्रदेश से ज्यादा है कि कम है, क्या बताएंगे? कम है। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था बिल्कुल। बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला में उत्तर प्रदेश से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। और दूसरी बात हम आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग भारत जैसे देश में एक शगुफा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, जहाँ पे 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। 2011 के हम सेंसस की बात कर रहे हैं। जब केरला में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कितनी प्रैक्टिस हो सकती है, आपको ये भी पता है। और जब आप बराबरी करते हैं कि कितनी मौतें हुई, तो आप ये कहेंगे, जब आप नौकरी की बात करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि शर्मा जी के बेटे की ये नौकरी लगी। आपको ये तो नहीं बताया जाता है कि आप भी जाके झाड़ू लगाइए। बराबरी किससे की जाती है? बेहतर वाले से कि निचले वाले से? आप चाहते हैं कि केरला नीचे है, नीचे की बात हम नहीं कर रहे हैं, सोच में है भाई साहब। ये सुनिए, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है मेरे भाई, पूरी बात मेरी बात सुनोगे पूरी? आप बात करिए, मेरी पूरी बात पूरी हो गया। नहीं, तुमको ये जानना है कि
प्रोफेशन नीचा मानते हैं ना, हम बता रहे थे आय के स्तर पर एक मैनेजर की जो आय होती है उससे एक झाड़ू लगाने वाले की आय में अंतर होता है। हम प्रोफेशन को नीचा नहीं बता रहे थे, हम आय के स्तर पे बता रहे थे। आप थोड़ा सा कान खोल लें और मुंह कम चलाएं तो बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी मुंह कम चलाएं और दिमाग ज्यादा लगाएं। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में, हाँ या ना? सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई कि नहीं हुई है? हम कुछ इनकार करें 50 लाख कितनी मौतों के आंकड़ों में 50 लाख मौतें हुई है, बोलना चाहेंगे कुछ? बीजेपी आंकड़ों की फेरबदल कर रही है। केरल में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार, हाँ, बीजेपी की केरल में बीजेपी की सरकार ऐड कर दी, कभी 5000 मौतें, कभी 6000 मौतें ऐड कर दी। देखिए हम सीपीआई के डिफेंडर कर्नाटका में, सॉरी, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है। स्टेटमेंट, आई एम सॉरी फॉर दिस, केरल को जो मैंने बोल दिया, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लोगों ने कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है। केरल में हम ऐड कर रहे हैं जो वो है वहाँ पे भी मौतें उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, वहाँ केस कई राज्यों से ज्यादा है जहाँ वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, केरल की सरकार है। हमारी आपकी हो रही है, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कर्नाटक की बात क्या बता रहे थे? कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार अगर वो आंकड़ों के साथ फेरबदल कर रही है तो कई सारे राज्य जो कि अदर पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कई राजनीतिक पार्टी के हैं और अभी कांग्रेस के भी हैं, उससे आंकड़े कम है। तो अगर उसे आंकड़े कम करना होता तो कर्नाटक की भी तो कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती क्यों नहीं करा उसने? वो तो दिखा, ये सारे दिमाग में बाबा के आइडिया ही आते हैं ना, बाकी लोग नहीं आते। कर्नाटक में अपने आप आंकड़े नहीं बढ़े हैं। जून 2021 की हम आपको बात बता रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी 29 जून की बात है ये, कि कर्नाटक में आंकड़ों में कितनी वो है, उसके बाद क्या वो है? फेर बदल है। अच्छा, फेर बदल है। कितनी फॉल्स है, कितनी अनोमलीज है, इतनी इरेगुलरिटीज है, क्योंकि साउथ की बात हो रही है तो हम ऐसी भाषा में बोलेंगे कि साउथ को भी समझ में आ सके। कितनी अनोमलीज है, कितनी इरेगुलरिटीज आपको पता है ये वहाँ पर, तब उसके बाद आंकड़ों में जुड़ाव हुआ है। ये मैं दिखा दूं, केरला में भाजपा की सरकार है। मैं एक बात कहता हूँ, भाजपा की सरकार है, वहाँ पे उन्होंने पुराने 18,000 डेथ जो हुए थे पुराने, मतलब 2 साल पहले, उनको ऐड करके बता दिया कि भाई 2 साल हमने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, हमारे यहाँ ना मौतें हुई ना हमारे यहाँ केसेज रहे, लेकिन अब 2 साल बाद कहीं कोई मरा होगा तो डेटा आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं। सुनिए, इसी की बात कर रहे हैं ना आप। केरल के चुनाव पिछले साल निकल चुके हैं यार, वो आप उसकी बात करो ना। सुनिए जनाब, आप सीपीआई के डिफेंडर नहीं है। छात्रों की बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ। मैं भाजपा को डिफेंड नहीं कर रहे, हम भाजपा को डिफेंड नहीं कर रहे, हम भारत माता की जय करने वालों को डिफेंड कर रहे हैं। भैया भाभी की जय करने वालों को हम डिफेंड नहीं करेंगे, व्यक्ति विशेष की जय करने वालों को हम डिफेंड नहीं करेंगे। अगर छात्र हितों की आप बात कर रहे हैं तो आरईटी का पेपर लीक होता है राजस्थान में, उसके खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन छात्र करते हैं तो उनके ऊपर अंतिम प्रश्न, मैं धीरे भी बोल सकता हूँ, मैं तेजी बोल सकता हूँ, मैं दोनों की पत्रकारिता विश्वास करता हूँ। आज के जमावाड़ा का आखिरी प्रश्न, अगर किसी की भी सरकार हो सबसे पूछूंगा महिलाओं की शिक्षा और सिर्फ शिक्षा पे, अगर एबीवीपी, एनएसयूआई, छात्र सभा, वो भी सिर्फ कम शब्दों में वाक्यांश के लिए एक शब्द शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा। मैंने शिक्षा के प्रश्न से मुद्दा शुरू किया था कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप, या ये राजनीति का क्षेत्र जहाँ पे फसल उगी है, आप अगर उस क्षेत्र पर जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति लाएंगे? सबसे पहले आप देखिए, 12-17 किसी पार्टी का विश्वास नहीं करिएगा, सिर्फ आप बताइए अगर आप होंगे तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या व्यक्ति विशेष क्रांति या क्या कदम लाएंगे? मैं सबके पास जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने 12-17 में जब उनकी सरकार थी तो लखनऊ के मड़ियाओं में अभिनव मॉडल स्कूल एक बनाया था। वो एक मॉडल था उत्तर प्रदेश के लिए, जिसको इन्होंने नाम बदल उस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और एक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, और नाम भी नहीं बदलेंगे, नाम नहीं बदलेंगे, मड़ियाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। काम करने वाले लोग हैं, मड़ियाओं की शिक्षा को आगे, उस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, और ये आपका काम करने वाले लोग हैं। जब काम करेंगे, आपका क्या है, आप क्या करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम का भाव लेकर काम करने वाले लोगों का समर्थन करती है। जिस दिन ये लोग भैया भाभी की जय, व्यक्ति विशेष की जय और व्यक्ति विशेष के बैनर लगाना बंद कर देंगे, उस दिन विद्यार्थी परिषद अन्य दलों का भी समर्थन करेगी। इसी विचार के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये भी कहती है कि फूल नहीं चिंगारी है, यह भारत की नारी है, भारत की नारी को चिंगारी, ऐसी चिंगारी जो देश में क्रांति ला सकती है, ऐसा विश्वास हम करते हैं। और मेरा यह मानना है कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जो सरकार ये काम कर रही है, आगे भी महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में एनएसयूआई नेतृत्व करेगी, तो किस बदलाव की और किस बदलाव के लिए इसी सड़क से संसद तक की आवाज पहुंचाने की मांग करेगी? जी, अभी प्रियंका गांधी जी ने कुछ दिनों पहले जो है अपनी प्रतिज्ञाएं जारी की, जिसमें भर्ती विधान को भी उन्होंने बताया कि 20 लाख रोजगार हम
लाएंगे, ठीक है। और पूरा पर्चा जारी किया गया है जिसमें लिखा है कौन से क्षेत्र में, किस सेक्टर में कितने कितने रोजगार आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा की है, जिससे कि महिला जो छात्राएं हैं, ठीक है, उनको बाहर से आने में विश्वविद्यालय तक या किसी भी अन्य कॉलेज तक जाने में आराम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की और लखनऊ में और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की बाराबंकी जैसे है, बाराबंकी में 12 नंबर कांग्रेस का ये कदम शायद महिलाओं शिक्षा के लिए सराहनीय हो सकता है। जी। ठीक, अब आप बताइए, एक महिला हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कदम करेंगे? सबसे पहले तो डिजिटल एजुकेशन एक ऐसे प्रदेश में जहां पर 70% आबादी गांव में है, अभी भी निवास करती है, वो एक शगुफा हो सकता है केवल। तो जब तक एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है सब लोगों के पास, हम डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और स्कूल बढ़ाएंगे नहीं, सरकारी क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करेंगे, एसएफएस की सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, एसएफएस के कोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे, रेगुलर कोर्सेज को खत्म नहीं करेंगे। और इसके अलावा परिवारवाद की बात हो रही थी, तो हम बताना चाहते हैं कि नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है पंकज सिंह जी, रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है। ये है लखनऊ विश्वविद्यालय की भूमि, जहां से हर बार फसल उगी है नेताओं की, मुख्यमंत्री की और संसद में बैठने वाले तमाम सत्ताधारियों की। तो तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां थी, तमाम तरह के लोग थे। ये गर्मा गर्मी केतली देखिए, कैमरामैन से निवेदन करूंगा पीछे दिखाएं, ये खाली कैमरे पर लड़ते हैं, साथ में बिल्कुल हाथ पैर मिला के, बिल्कुल एकदम संबंध इनका एकदम भरत मिलाप वाला है। तो इनके चक्कर में आप अपने आपसी संबंध खराब मत करिएगा। अगला जमावाड़ा कहाँ लगेगा आपको हमारे डिजिटल मंचों पे सूचना मिल जाएगी। आप देख रहे थे बोल बचन, आपका अपना यूट्यूब चैनल बोलो बिंदास। जय हिंद, जय भारत।